प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ा था और उसी में संक्षिप्त रूप से मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, आकार की संरचनात्मक गतियाँ किन्हें कहते हैं, ये संक्षेप में बताया था। अब इसे थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स यानी कि संरचनात्मक या आकारिकी संरचनात्मक गतियाँ। ये गतियाँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कोरक होता है, कोरक यानी ब्लास्टुला, उसके कोरक खंडों की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गति, और ये गति वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको किसी विशिष्ट संरचना का निर्माण करना होता है। तो भ्रूण के विकास के दौरान विशिष्ट संरचना के निर्माण के लिए कोरक खंडों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही आकार की संरचनात्मक गतियाँ कहलाता है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स कहलाता है। ठीक है, ये एक बहुत सामान्य सी एक भ्रूणीय घटना है और बहुत एक मंथर गति से ये होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कोरक खंड एक निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं। ये जो आकार की संरचनात्मक गतियाँ हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स हैं, ये भ्रूणों में केवल कोरक भवन या गैस्ट्रुला भवन के समय ही नहीं होती हैं। मतलब केवल यानी ब्लास्टुलेशन हो रहा है या गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, प्रमुख रूप से तो तभी होती हैं। कुछ मात्रा में ये वयस्क अवस्था में भी देखने में आती हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि वयस्क अवस्था में ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, है ना। और जो भ्रूणीय अवस्था में होते हैं ये इर्रिवर्सिबल होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। तो ये इनमें छोटा सा एक अंतर है। अब गैस्ट्रुलेशन के समय प्रत्येक प्रकार के कोरक खंड जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार की गति करते हुए अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचते हैं। तो ये जो गतियां हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है एपिबोली, या इसको एपिबोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स कहेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं अध्यारोहण या अध्यारोहणी गतियाँ। अध्यारोहण या अध्यारोहणी गतियाँ। और दूसरा है एम्बोली या फिर एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स कहेंगे। इनको हिंदी में कहते हैं अंतरारोहण या अंतरारोहणी गतियाँ। ठीक है, अब इसमें पहले लेते हैं एपिबोली और एपिबोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स में क्या क्या क्रिया होती है। तो मैंने आपको एक स्लाइड दिखा रखी है। इस स्लाइड में एक डायग्राम भी है, ABC उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। उसमें आप एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मूवमेंट को देख सकते हैं। तो एपिबोली के अंतर्गत जो गतियाँ होती हैं वो जो कोरक की संभावी एक्टोडर्मल कोरक खंड होते हैं उनमें पाई जाती है। यानी एक्टोडर्म का निर्माण करने वाले जो कोरक खंड होते हैं उन्हीं के अंदर ये एपिबोलिक मूवमेंट करने वाली कोरक खंड होते हैं, उन्हीं में ये पाई जाती है। और ये जो एक्टोडर्मल कोशिकाएं हैं इनमें चपटे होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं, विभाजन तो इनमें होता ही है, इसके अलावा इनका आकार गोल से चपटे में परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया में ये कोशिकाएं भ्रूण के चारों तरफ फैलकर या इधर उधर प्रसरित होकर गमन करने वाली ये संभावी मीजोडर्मल और एंडोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं उनको हटा के उनके चारों तरफ से उनको घेर लेती है। यानी मूवमेंट कुल मिला के ये है कि संभावी का मतलब है, जो शब्द संभावी यूज़ कर रहा हूँ, संभावी का मतलब है भविष्य में बनने वाले अंग। ठीक है, तो जो भविष्य में बनने वाली मीजोडर्म होती है और भविष्य में बनने वाली एंडोडर्म जो होती है ना, उनके जो कोशिकीय समूह होते हैं उन कोशिकीय समूहों को ये चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये कोशिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं और एक केवल ब्लास्टोपोर को छोड़कर, ब्लास्टोपोर यानी एक कोरक रंध्र जो होता है उसको छोड़कर उसको चारों तरफ से इसको कवर कर लिया जाता है। ये जो मूवमेंट होते हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं, गतियाँ होती हैं, ये कोशिकाओं द्वारा एक तरीके से एमोवेड मूवमेंट जो होता है, अमीवाव गति जिसे कहते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा,
उसके तरह से ही की जाती हैं। और ये जो गति होती हैं ये केवल गति नहीं करती, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर लगातार विभाजन भी होते हुए चलते हैं। ये कोशिकाएं भ्रूण के आगे से यानी अग्र पश्च दिशा में फैलती हुई संपूर्ण भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो ये जो गति, इस तरह की जो गति कहलाती है वो कहलाती है एपीबोली या एपीबोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। और जैसे एम्फियोक्सस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनके अंडों में जो पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। एक्टोडर्मल कोशिकाएं अग्रपश्च दिशा में यानी आगे से पीछे की दिशा में गति करती हुई संपूर्ण भ्रूण को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसी तरह मछलियों में, रेप्टाइल्स में या एविस प्राणियों में जिनमें अपूर्णभंजी विदलन पाया जाता है, और डिस्कॉइड ब्लास्टुला जिनमें होता है, इसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं एक्टोडर्मल कोशिकाएं अग्रपश्च दिशा में आगे से पीछे की दिशा में एक डिस्क के जैसी सतह पर फैलती हैं, यानी एक डिस्क जैसी संरचना का निर्माण ये करती हैं। तो ये हुई एपीबोली और एपीबोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। इसके बाद आते हैं एम्बोली और एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। एम्बोली या इनको अंतरारोहण भी कहेंगे या अंतरारोहणी गतियाँ भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो गतियाँ होती हैं इनका जो संबंध होता है वो भविष्य में बनने वाली मीजोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाओं से ही होता है बेसिकली। अब ये कोशिकाएं भ्रूण या कोरक की जो बाहर की सतह होती है उस बाहर की सतह से भीतर की तरफ विकासशील भ्रूण के अग्रपश्च अक्षों पर अंतर्गमन करती है। यानी ये कुल मिलाकर आगे से पीछे वाली जो दिशा है उसमें मीजोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत ही ये अंतर्गमन करती हैं। अंदर की तरफ इनके निर्माण की क्रिया चलती है, बाहरी सतह पर नहीं चलती। अंतर्गमन यानी ये इन कोशिकाओं का ये अंतर्निहित गुण है, ये बाहर की तरफ न प्रसरित होकर अंदर की तरफ प्रसरित होती हैं। अब ये जो इस तरह से भ्रूणीय विकास जो होता है उसमें विभिन्न प्राणियों में ये जो इस प्रकार की गतियाँ होती हैं एम्बोलिक टाइप की, एम्बोलिक मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, ये इनमें भी कई प्रकार के इसके प्रकार पाए जाते हैं, यानी कई टाइप्स पाए जाते हैं। ये इनके अलग अलग टाइप्स जो हैं वो 7 टाइप्स में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इन्वेजिनेशन है, अंतर्वलन, इन्वॉल्यूशन है, कन्वर्जेंस है, पॉली इन्वेजिनेशन बहु अंतर्वलन कहते हैं जिसको, डाइवर्जेंस है, डीलैमिनेशन विस्तरण कहलाता है, एक्सटेंशन है। ऐसे करके ये जो एम्बोली है इसको 7 भागों में 7 प्रकारों में अपन विभक्त कर सकते हैं। अब पहला इसका प्रकार है अंतर्वलन, इन्वेजिनेशन, और दूसरा है इन्वॉल्यूशन। इससे संबंधित एक चित्र मैं आपको यहाँ स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। इन्वेजिनेशन और इन्वॉल्यूशन दोनों इसमें दे रखे हैं, तो इन दोनों को आप समझिए। सबसे पहले जैसे अंतर्वलन की जो क्रिया होती है, इन्वेजिनेशन की जो क्रिया होती है, इसमें गैस्ट्रुला जो बनता है, गैस्ट्रुला के निर्माण के दौरान जो लघु कोरक खंड होते हैं भ्रूण की मध्य रेखा के पीछे, और जो भ्रूण की मध्य रेखा के पीछे क्या हुआ, संभावित रूप से उस डॉर्सल साइड का निर्माण होता है, उस तरफ से पृष्ठतल का निर्माण होता है। तो उस पृष्ठतल तक पहुंचने के बाद ये दीर्घ कोरक खंडों को ऊपर की तरफ दीर्घ कोरक खंड पाए जाते हैं। ये दीर्घ कोरक खंडों के चारों तरफ एक कवरिंग बना सकते हैं, लेकिन उनकी कवरिंग ना बनाकर उन्हीं के अंदर धंसना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की जो क्रिया होती है इन्वेजिनेशन कहलाती है। ठीक है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण की जो पृष्ठ सतह पर एक खांच का विकास हो जाता है, खांच बन जाती है डॉर्सल साइड पर। और अंतर्वलन का जो अर्थ है वो भी यही है। अंतर्वलन का मतलब ही ये होता है भीतर की तरफ धंसना, अंदर की तरफ धंसना ही अंतर्वलन कहलाता है। तो दीर्घ कोरक खंड के भीतर धंसने के कारण कोरक गुहा जो है वो एक तरह से समानित हो जाती है,
वहाँ उसके स्थान पे एक नई गुहा का विकास हो जाता है। इसको आर्केंटियरॉन बोलते हैं, आद्यांत्र बोलते हैं। यानी कोरक गुहा तो हट जाती है, उसकी जगह एक नई गुहा का निर्माण होता है, उसको आद्यांत्र या आर्केंटियरॉन कहते हैं। यह गुहा जो होती है ये दीर्घ कोरक खंडों द्वारा चारों तरफ से कवर्ड रहती है। बड़े दीर्घ कोरक खंड यानी मैक्रोमियर्स, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स, लघु कोरक खंड और दीर्घ कोरक खंड जो पहले मैंने आपको बताई। तो दीर्घ कोरक खंड चूँकि ऊपर की तरफ है और ये धीरे धीरे करके इन्वेजिनेशन इसका वहाँ तक हो गया, तो वहाँ जाकर ये एक आद्यांत्र का निर्माण कर देती है आर्केंटियरॉन का। तो इस क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण पहले अर्धचंद्राकार हो जाता है और बाद में एक उसकी प्याले जैसी संरचना बन जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्याले जैसी संरचना उसकी बन जाती है। तो अंतर्वलन के स्थान पर क्या एक छिद्र जिससे आद्यांत्र बाहर की तरफ खुलती है, उसी को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। यानी ये जो आर्केंटियरॉन है बाहर की तरफ जिस छिद्र से खुलती है उसको हम ब्लास्टोपोर या कोरक छिद्र या कोरक रंध्र ये कहते हैं। और ये छिद्र क्रमिक रूप से सकरा होकर गोल छिद्र के रूप में रह जाता है। और यही छिद्र जो होता है कोरक छिद्र का, इसका आकार, ये अब इसका आकार डिसाइड करता है पीतक की मात्रा कितनी है उसके आधार पर। कोरक छिद्र का जो ऊपरी भाग होता है वो तो प्रीकॉर्डल प्लेट के साथ लगा होता है, जिसे पृष्ठ होठ डॉर्सल लिप कहते हैं। और इस तरह की अंतर्वलन की क्रिया अधिकांश प्राणियों में देखने को हमको मिलती है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कोरक चर्म जो होती है, ब्लास्टोडर्म जो होती है, उसमें समसूत्री विभाजन के कारण कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में लेटरल साइड पर एक बल जैसा क्रिएट हो जाता है, जिससे कोरक के सबसे कमज़ोर भाग से कोशिकाएं भीतर अंदर धंसने लग जाती हैं। मगर ये कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मान्य थ्योरी नहीं है। तो ये हुआ इनवेजिनेशन। फिर आते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है? इन्वोल्यूशन में इसका अर्थ होता है कोशिकाओं का भीतर की तरफ वर्तन, टर्निंग कहेंगे या लुढ़कना, रोलिंग कह सकते हैं। धंसना अलग है और उसको अंदर की तरफ मुड़ना अलग है, या कहते हैं कि लुढ़कते हुए अंदर की तरफ चले जाना। उसमें दोनों में यदि देखेंगे सामान्य रूप से लुढ़कती हुई जा रही है कोई चीज़, तो उसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, बल का इस्तेमाल नहीं होगा, धंसने में बल का इस्तेमाल होगा। वो बलात् क्रिया है, ये स्वाभाविक क्रिया है। और ये इस क्रिया में जो कोशिकाएं कोरक रंध्र के किनारे एकत्र हो जाती हैं, वे कोशिकाएं कोरक के पृष्ठहोठ के भीतरी किनारे की तरफ लुढ़कने लग जाती हैं और खिसकने लग जाती हैं, या कैसे भी लुढ़कना या खिसकना दोनों शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो अंतर्वेशित कोशिकाएं कोरक छिद्र के भीतरी किनारे के सहारे भीतर जाकर उसमें एकत्रित हो जाती हैं। और गैस्ट्रल भवन की जो क्रिया में प्रीकॉर्डल प्लेट की जो कोशिकाएं कोरक छिद्र के होठ के किनारे से घूमकर भीतर की ओर बढ़ने लगती हैं, इससे क्या होता है, आर्केंट्रियन जो पहले बनी थी वो और भी ज़्यादा गहरी और बड़ी होने लग जाती है। ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब एक बार ये क्रिया प्रारंभ होती है तो स्वतः ही ये क्रिया चलती रहती है और कोरक गुहा जो होती है, जो आर्केंटियरॉन होती है, वो धीरे धीरे छोटी होती हुई अपने आप ही समाप्त हो जाती है। प्रीकॉर्डल कोशिकाओं के पश्चात पृष्ठ मेरुदंड की कोशिकाएं भी ऐसे ही घूमकर भीतर की तरफ चली जाती हैं। यानी पृष्ठ साइड में, डॉर्सल साइड में मेरुदंड का निर्माण होता है। तो ये कुल मिलाकर इंटरनल जो मूवमेंट्स हैं कोशिकाओं के, आंतरिक मूवमेंट्स हैं, ये उसको दर्शाता है। और ये समस्त कोशिकाएं जो बनी, ये एपीब्लास्ट के नीचे की तरफ व्यवस्थित होकर और वो आर्केंट्रॉन जो थी उसकी एक छत जैसी बना देती। ठीक है। तो ये तो इसका हुआ इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन का पार्ट। उसके बाद आते हैं कन्वर्जेंस पर। कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। अभिसरण की जो प्रक्रिया में किसी क्षेत्र विशेष की कोशिकाएं स्थानांतरित होकर एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। पहले तो ये होता है। फिर इस क्रिया के बाद में सभी जितनी भी मीजोडर्मल कोशिकाएं हैं, संभावी जिनकी मीजोडर्म बननी है, एक्टोडर्म व एंडोडर्म, ये
के मध्य में एकत्रित हो जाती हैं। मीजोडर्म जो भविष्य में बनने वाली है उससे संबंधित जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। इसमें फिर आगे जो बहुपीति के अंडों से विकसित होने वाले जो भ्रूण होते हैं उनमें तो ये कोशिकाएं एकत्रित होकर प्रीमिटिव स्ट्रीक का निर्माण कर देती हैं, जिसे आप आदि रेखा बोलते हो, है ना। और इसके अलावा जो है वहाँ दूसरे एनिमल्स में ये तंत्रिकीय एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं, ये तंत्रिकीय एक्टोडर्म यानी जिसमें नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है तो उसके लिए ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो ये कन्वर्जेंस की स्थिति हुई, यानी कि जैसा प्राणी है उसके हिसाब से जो अंग का निर्माण होना है उस तरह ये परिवर्तित हो जाती हैं। जहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक का निर्माण होना है वहाँ उस तरह का कार्य करती हैं, और जहाँ पर नर्वस सिस्टम का निर्माण होना है वहाँ वो उस प्रकार से कार्य करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद आता है बहु अंतर्वलन, पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन क्या है? पॉली इन्वेजिनेशन में इस विधि में क्या होता है कि जो ब्लास्टोडर्म की कोशिकाएं होती हैं वो या तो अकेले या छोटे छोटे समूह में भीतर की तरफ गमन करके जो कोरक गुहा होती है उसमें जमा हो जाती हैं, और ये जो स्थानांतरण हुई हैं कोशिकाएं एक निश्चित स्तर पर विन्यासित होकर, जिसे अपन हाइपोब्लास्ट कहते हैं, उसके बाद ये आर्केन्ट्यूरन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब एक लॉव ट्रूप नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बहु अंतर्वलन की क्रिया को भी दो भागों में बांटा है। बहु अंतर्वलन की जो क्रिया है दो भागों में बांटा है। पहला है यूनिपोलर पॉली इन्वेजिनेशन और दूसरा है मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन। अब ये यूनिपोलर क्या है, ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक स्लाइड आप देख रहे होंगे इसमें कि इसमें एक ध्रुवीय बहु अंतर्वलन और बहुध्रुवीय बहु अंतर्वलन, ये आप दोनों से संबंधित डायग्राम इसमें मैंने दे रखा है। तो इसमें क्या है कि पहले समझें एक ध्रुवीय बहु अंतर्वलन यानी यूनिपोलर पॉली इन्वेजिनेशन क्या होता है। तो इस प्रकार का जो अंतर्वलन होता है एक निश्चित ध्रुव में होता है। ये जो क्षेत्र है पीतक ध्रुव या पीतकीय गोलार्ध पर पाया, ज़्यादातर तो ये वेजिटल पोल पर होता है। और इस तरह की जो बहु अंतर्वलन की जो क्रिया है वो एम्फीबियंस की, मीजोडर्म जो होती है एम्फीबियंस की, उसके सेपरेशन में, उसके पृथक्करण में देखने को ये मिलता है। इसके बाद दूसरा है मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन। मल्टीपोलर पॉली इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो कोशिकाएं हैं एक निश्चित ध्रुव क्षेत्र के बजाय कई स्थानों से अंतर्वलित होकर भीतर की तरफ प्रवेश करती हैं। जिस चित्र में भी आप देख रहे हो कि जो कोशिकाएं अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं ए पार्ट में, वो वेजिटल पोल की तरफ से ही कर रही हैं, जबकि बी पार्ट में वो पूरे के पूरे भ्रूण में से अलग अलग स्थानों से वो अंतर्वलन कर रही हैं, अंदर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। तो ये जो क्रिया है ये खासतौर से परास्पर्शीय कोशिकीय विभाजनों के कारण से संपन्न होती है। इस तरह की क्रिया बहुपीतिकीय अंडे वाले जितने भी प्राणी हैं उनमें पाई जाती है। और इस क्रिया में एक बात और भी होती है कि इसमें जो कोशिकाएं स्थानांतरित होकर कोरक चर्म से पृथक होकर गमन जब करती हैं तो कभी कभी उनमें कूटपादों का निर्माण भी होता है। इसमें अमीबॉइड मूवमेंट में जैसे स्यूडोपोडियल मूवमेंट होता है, इस तरह का भी मूवमेंट देखने को मिलता है। फिर ये सारी की सारी कोशिकाएं एक लेवल पर जाके, एक स्तर में जाके विन्यासित हो जाती हैं और हाइपोब्लास्ट का निर्माण कर देती हैं। और इसकी जो ऊपरी स्तर की कोशिकाएं एपीब्लास्ट कहलाती हैं, और इस स्तर में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और नोटोकॉर्ड बनाने वाली कोशिकाएं इसी के अंदर समाहित होती हैं, पाई जाती हैं। उसके बाद आता है डाइवर्जेंस, अपसरण। अपसरण जो होता है ये विधि अभिसरण से बिल्कुल उल्टी है। अभिसरण से ये बिल्कुल उल्टी है। इसमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो कोशिकाएं कोरक क्षेत्र से अंतर्वलित होकर भीतर की तरफ आ जाती हैं, वे अपसरित होकर भ्रूण में संभावी जो अंग बनने हैं उनके विकास के लिए
फिर से अपने निश्चित स्थानों को गति करने लग जाती हैं। तो इस तरह की गतियाँ मेंढक में हैं, जैसे उनकी लेटरल प्लेट है, उनकी लेटरल मीजोडर्म है। रेप्टाइल्स में, एवीज में, मैमेलिया वर्ग में उनकी लेटरल प्लेट है, ऐसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये इन सब में इस तरह की गतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये हुआ अपसरण या डाइवर्जेंस। इसके बाद आता है विस्तरण, डीलैमिनेशन। अब ये डीलैमिनेशन में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन में विस्तरण की क्रिया जो होती है प्रमुख रूप से मेगालेसिथल एग्स जो होते हैं, बहुपीतकी अंडों से जो विकसित होने वाले प्राणी होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। और इस विधि में जो जर्मिनल डिस्क होती है, जननिक बिंब वाले जो कोरक बनते हैं, वो जो डिस्क होती है वो कोरक की कोशिकाओं से पृथक होकर एक जननिक गुहा के अंदर प्रवेश करती हुई चली जाती है और वहाँ जाकर एक लेवल पर ये अरेंज हो जाती हैं, विन्यासित हो जाती हैं। खासतौर से बोनी फिशेस हैं और अन्य प्राणियों में जैसे नोटोकॉर्डल, मीजोकॉर्डल और एंडोडर्मल जो कोशिकाएं बनती हैं वो इसी विधि से बनती हैं। यानी नोटोकॉर्ड बनेगी, मीजोकॉर्ड बनेगी या एंडोडर्मल सेल्स जो बनेगी वो इस विधि से ही बनती हैं। जिसमें आप ये देख, एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ तो आईं, अंदर आने के बाद फिर परिधि पर ही एक लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और अंगों के निर्माण में अपनी भूमिका इनका प्रारंभ हो जाती है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी एक स्तरीय कोरक जो होते हैं उनकी कोशिकाएं पृथक अलग हो जाती हैं और अंदर कैविटी के अंदर गिर जाती हैं। वो डीलैमिनेशन के बाद आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में सभी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी प्राणी हैं, उनके विकास में ये डीलैमिनेशन की एक्सटेंशन की क्रिया जो होती है वो देखने को मिलती है। और इस क्रिया के द्वारा कोशिकाओं की जो मूवमेंट होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इस क्रिया में भ्रूण अपने अग्रपश्च अक्ष पर लंबा होने लगता है, आगे से पीछे उसकी लंबाई बढ़ती है। इस समय बाहर की तरफ जो संभावी तंत्रिकीय और एपिडर्मल क्षेत्र हैं, जैसे जो एपिडर्मिस है और नर्वस सिस्टम भी बनना है, तब भीतर की तरफ जो तंत्रिकीय प्लेट होती है उसके नीचे नोटोकॉर्ड, मीजोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाओं की लंबाई में इस तरह से वो फैलना प्रारंभ करता है। तो ये एक्सटेंशन की जो क्रिया होती है ये वर्टिब्रेट्स में ख़ास तौर से देखने को मिलती है कोशिकाओं के मूवमेंट के द्वारा। तो ये इसको बोलेंगे प्रसरण। तो इस तरह से गैस्ट्रुलेशन के दौरान विभिन्न प्राणियों में अलग अलग विधियों द्वारा कोशिकाएं अपने अपने निर्धारित स्थान की तरफ मूवमेंट करके, गमन करके वहाँ पहुंचकर संभावित जो अंग हैं उनके निर्माण स्थल तक पहुंचकर उन अंगों का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स कहा जाता है। यही गैस्ट्रुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण। गैस्ट्रुलेशन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और इसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जो होती है वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट ही होती है। वो इस प्रकार से संपन्न होती है। तो ये मैं समझता हूँ आज के लिए पर्याप्त है। अब अगला विषय अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।